Hello everyone. Hello, 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 hello. Sound is okay? सर आपने कल कहा था 3 से 5 क्लास लेंगे, मेरे दोस्त माफ करना। मैंने एक दिन थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लिया, इस वजह से मैंने कल क्लास नहीं ली। मैंने कोई भी सेशन नहीं लग पाया था, सारे हटवा दिए थे। ओके, अब सारी क्लासेस आपकी बिल्कुल रेगुलर चलेंगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। साउंड ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। चलिए, हम लोग देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कर रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी का फटाफट से जरा नटशेल में रिवीजन करते हैं, आज हमारा क्लोज हो जाएगा। मतलब मान के चलो हम लोगों का गवर्नमेंट स्कीम डन, इसमें कुछ भी अगर अपडेटेड आई तो वो देखेंगे। आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी डन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग डन, बहुत मतलब 1% के लमसम इसमें बाकी है, वो कर लेंगे। इसके अलावा बैंकिंग इन इंडिया डन मेरे भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डन, मॉनेटरी पॉलिसी डन। अब आएंगे इन्फ्लेशन पे, फिर बजट पे, ये दो टॉपिक करेंगे, दोनों ही टॉपिक अपने मेजर हैं। इन्फ्लेशन बजट समझ रहे हो मेरे भाई? ये बैच हम लोग जुलाई एंड तक कंप्लीट कर देंगे, पूरा का पूरा जुलाई एंड तक बिल्कुल कंप्लीटेड कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलो, अब यहां पर आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये आपका इवन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन सभी का मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा है? इन सभी का मनी फ्लो के साथ रिलेशन कैसा है? जस्ट अपोजिट है मेरे भाई। इनमें से कुछ भी बढ़ा दो मनी फ्लो कम हो जाएगा, इनमें से कुछ भी कम कर दो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। यही हम लोगों ने देखा था। ओके, इतना ही हम लोगों ने देखा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था इसमें। बाकी अब आते हैं आगे के टॉपिक पे। आगे के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये था, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना था जो ओपन मार्केट ऑपरेशन रहा था। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया था कि एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत आरबीआई के पास एक ऑप्शन होता है कि वो क्या करती है कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑक्शन कंडक्ट कराती है ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही, जिसमें कि यहां पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा व बेचा जाता है। यही होता है दोस्त, यही होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार प्रक्रिया। और इसके तहत हम लोगों ने देखा था कि ई कुबेर प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है, उस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड परचेजिंग की जाती है। ओके, जब आरबीआई के पास आरबीआई को जब कभी भी मार्केट में मनी को एब्जॉर्ब करना होता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना होता है, वो सिक्योरिटी को क्या करती है? सेल एंड परचेज। फटाफट बताइए। जब कभी भी आरबीआई को सिक्योरिटी, या यूं कहें आरबीआई को जब कभी भी मार्केट में मनी को एब्जॉर्ब करना होता है, तो वो क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी को सेल करती है। और जिस इसका वैसा पर्सन जब उसको लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना होता है, जैसे कि अभी की सिचुएशन चल रही है मेरे वही भाई, अभी की सिचुएशन में क्या है कि मार्केट में पैसे को अवेलेबल कराना है, तो ऐसे में फिर आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटी को परचेज करेगा। ओके, सिक्योरिटी रिलीज करती है। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ओके, अब ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, अगर एग्जाम में आता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है या सिक्योरिटी को कौन सेल करता है, तो आंसर बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ऑक्शन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑक्शन कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जो यहाँ पर पूरा का पूरा ऑनलाइन चलता है, इट इज कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसके लिए होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जरा समझते हैं और डिटेल में एक और पॉइंट को, ये है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। कैसे जरा से पढ़िएगा, इसी जरा पढ़िएगा, 1 मिनट के लिए इसे रीड करिए फटाफट से। फटाफट से रीड करिए, तसल्ली से रीड करना है, ये ध्यान से समझना है इसको।
डन हो गया दोस्त? डन डन डन। ओके ठीक है। अब जरा 1 मिनट के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जरा तसल्ली से समझना। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आराम से फिर एक और तुम्हें समझाऊंगा दूसरे तरीके से। मेरा पेन कहाँ चला गया यार? एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड एक सेकंड। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा इसको पढ़ना। When Reserve Bank of India inject liquidity in the economy, ठीक है? When Reserve Bank of India inject liquidity in the economy या in the country, this is done through which of the following? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मतलब यहां पर ये है कि जब आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में, यानी कि वो मार्केट में क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, वो मनी फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। भाई लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने का मतलब ये है कि मनी फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। ओके, यही कर रहा है मेरे भाई, मनी फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। अब ये किन कारणों से हो सकता है? ए लिखा है यहां पर, इंक्रीज इन सीआरआर। बी है यहां पर, इंक्रीज इन रेपो, रेपो रेट। ओके, तीसरा मेरे भाई, इंक्रीज इन एसएलआर। ओके, इंक्रीज इन एसएलआर। डी है यहां पर, इंक्रीज इन बैंक रेट। इनमें से कोई ऑप्शन है कि नहीं है? ठीक है, ई ऑप्शन लिख रहा हूं, सेल सिक्योरिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, वाह भाई वाह। तो समझ में आया मैंने क्या किया है? सब वाई आर यू लाफिंग? मैं, हंसी आ रही है तुम पर, तुम लोग गलती क्या कर रहे हो भाई? ना ही ये ऑप्शन है, पहला वाला भी गलत है, चलो मान लिया। इंक्रीज तो होगा ही नहीं, डिक्रीज होना है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये, अबे ये भी नहीं है। सारे के सारे गलत है यार। ऑप्शन लिखता हूं एफ, एग्जाम में 5 होते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं एक और मेरे भाई। ठीक है, परचेज सिक्योरिटी अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट विल बी राइट। समझ में आया? क्लियर हुआ? मैंने थोड़ा खेलने की कोशिश करी और वहीं पर तुम दोस्त खिलाड़ी बन गए। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? मतलब कहने का ये है कि जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन थोड़ी लिखा, मैंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, किन कारणों से होगा। अभी मैं ई एफ की जगह ई भी लगा दूंगा यहां पर। ओके, मतलब ये है कि रेपो रेट
बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ये जितने भी हैं दोस्त, जितने भी एमएसएफ, अगर आरबीआई चाहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी फ्लो को बढ़ाना, तो इनको कम करना पड़ेगा। इंजेक्ट करना चाहता है, इनको कम करना पड़ेगा, बट यहां पर तो इंक्रीज 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 था, बट यहां तो हमें डिक्रीज करना है। अगर मनी फ्लो को कम करना चाहता है तो इसको यहां पर इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि अगर उसको मनी फ्लो को बढ़ाना है तो सिक्योरिटी को उसे बाय करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ओके, और जब उसको मनी फ्लो को कम करना है तो सिक्योरिटीज को उसको सेल करना पड़ेगा। सेल करेगा तभी तो लोगों को पैसा उसके पास आएगा। बताइए मेरे भाई, बताइए, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि नहीं हुआ? क्लियर है? कोई डाउट? मतलब मैंने जो समझाने की कोशिश की थी वो क्लियर हो गया, मनी फ्लो से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। चलो, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है अपना, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। असल में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है क्या है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, असल में हुआ क्या था, पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो कैसे आएगा? रुपी में आएगा कि डॉलर में आएगा? रुपी में आएगा कि डॉलर में आएगा? ऑब्वियसली डॉलर में आएगा। हुआ क्या था कि ये जब 2004 में एमएसएस स्कीम लेकर आए थे, तो उस दौरान इसके लाने से पहले, इसके लाने का पर्पस क्या, लॉजिक क्या, वो समझना। ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 में आई, इससे हुआ क्या था, इसका आने का जो रीजन था, असल में एकदम से ही फॉरेन इन्फ्लो इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। विदेशी निवेश जब एकदम से आना स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो मार्केट में जो मनी फ्लो था वो बढ़ गया। प्रैक्टिकली समझना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मार्केट में जो मनी फ्लो था भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगा, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रैक्टिकली बताइए। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश आना एकदम से स्टार्ट हुआ, तो यहां पर क्या हुआ सर? बिल्कुल, अगर हम लोग बोले एकदम से, तो फॉरेक्स इनफ्लो बढ़ गया। और फॉरेक्स इनफ्लो का सिस्टम में आने का मतलब यह है कि मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ना। मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ना, बहुत पैसा हो गया। यस बॉस, यस और नो? बहुत पैसा हो गया मेरे भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली बताइए, मैं रटा नहीं रहा हूं, चीजों को समझिए, ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बताइए। अब मुझे आप ही बताओ कि अगर एकदम से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी तो फिर आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए अगर एकदम से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी? तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए दोस्त? सिस्टर्स ना बताएं? नहीं बहन, तुम भी बता लो। ठीक है, तुम क्यों दर्द में हो, तुम भी बताओ बिल्कुल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। अब जरा ये एमएसएस का बैकग्राउंड देखते हैं। 2004 की बात थी, एकदम से विदेशी निवेश भारत में आना स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्या किया कि डॉलर्स में, इंडियन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। डॉलर मतलब कि फिर इंडियन रुपी में ही होगा। रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन मार्केट में ओवर सप्लाई हो गई मनी की। प्रैक्टिकली समझना, ओवर सप्लाई हो गई। अब आरबीआई इसको काउंटर करने के लिए वो क्या करेगा? आरबीआई इसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा? तो फिर वो एक स्कीम लेकर आया, उसका नाम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ओके, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत आरबीआई ने इस मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में एक बॉन्ड निकाला, इसका नाम था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड। इसको क्या किया उन्होंने? सेल कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? इसको सेल कर दिया। मतलब जैसे ही सेल किया, मार्केट में लिक्विडिटी मेरे दोस्त क्या हुई? कंट्रोल हो गई। क्लियर हुआ? हाँ जी, एमएसएस बॉन्ड यहीं पे था। नहीं, मसाला बॉन्ड अलग है वो।
ठीक है। ओएमओ से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल रोहित भाई कर सकते थे, बट जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है उसका और इसका भी अंतर समझाऊंगा। ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको समझने की करो कोशिश, कि इन्होंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी एकदम से बढ़ी, ऑल ऑफ सडन लिक्विडिटी बढ़ी, जब ऑल ऑफ सडन लिक्विडिटी बढ़ी तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट में ऑक्शन कंडक्ट कराया और सिक्योरिटी को बेचना स्टार्ट किया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वही ऑक्शन कंडक्ट कराया, नीलामी शुरू करी और नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचना स्टार्ट किया। और जैसे ही सिक्योरिटी को सेल करना स्टार्ट किया, वैसे ही मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो यहां पर बैलेंस होना स्टार्ट हो गई। आरबीआई ने इस स्कीम को 23 फरवरी 2004 को लॉन्च किया। अब 2004 याद रख लिए, सरकार के साथ इनका एक समझौता हुआ, उसके तहत आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। 2004 से ये इफेक्टिव हो गई थी, फिर अप्रैल से आगे चल के इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ऐसी लिक्विडिटी जो कहीं ना कहीं फॉरेक्स इनफ्लो के कारण जनरेट हुई है, फॉरेक्स इनफ्लो के कारण जनरेट हुई थी, उस दौरान का मैं रीजन बता रहा हूं, और सिस्टम में एकदम से लिक्विडिटी बढ़ गई, तो फिर क्या किया गया कि इसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिक्योरिटी को सेल किया गया। यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, जो ओवर लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ओवर लिक्विडिटी है या जो मनी फ्लो बढ़ चुका है वो यहां पर कम हो जाएगा। तो एमएसएस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट इज यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी। ये समझ में आया दोस्त? ये समझ में आया कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल दैट इज यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द इकोनॉमी। असल में अब यहां पर दिमाग में सवाल आना लाजमी है कि सर हाउ इट इज डिफरेंट विद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे भिन्न है। असल में जो यहां पर सिक्योरिटी होते हैं या जिसको हम लोग बोलते हैं एमएसएस इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, एमएसएस इंस्ट्रूमेंट। ओके, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इंस्ट्रूमेंट इनको बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं ट्रेजरी बिल्स। आप देखो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ओहो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है भाई साहब, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है ना। ट्रेजरी बिल मतलब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, इसको पकड़ पा रहे हो भाई, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, ट्रेजरी बिल मतलब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। यहां पर डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटी, ओके। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि वो सिक्योरिटी जिनकी समय सीमा शॉर्ट टर्म के लिए उनको एमएसएस के तहत जारी किया जाता है, और एमएसएस की एक सीलिंग भी होती है। ठीक है, एमएसएस की एक सीलिंग भी होती है, इसमें फिर 35,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़, और दोस्त डिमोनेटाइजेशन के दौरान इसकी लिमिट को बढ़ाकर किया गया था 6 लाख करोड़। ठीक है, 6 लाख करोड़। एक मिनट यार, लगता है किसी चाहने वाले का फोन आ गया। चलिए हम आपसे बाद में बात करेंगे, काट देते हैं इनका फोन। काट दिया मेरे भाई। देखो तुम्हारी मोहब्बत के आगे हम किसी और की मोहब्बत को कुर्बान कर देंगे, टेंशन ना लो, लेकिन बेवफाई का जुल्म नहीं सह पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मतलब ये समझ में आया, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, मार्केट एस्टेब्लिशमेंट स्कीम की बात करें, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार प्रक्रिया, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फंड्स की जरूरत होती है। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की जरूरत है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करा रही है, और साथ के साथ क्या होता है, इससे मार्केट में जो मनी फ्लो होता है उसको भी दोस्त कम और ज्यादा किया जाता है। तो ये दोस्त जो टर्म, ये जो टूल होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म कैसे, जैसे कि इसमें क्या होता है, 30-30 साल की जो सिक्योरिटी होती है उनकी भी ट्रेडिंग की जाती है। 30-30 साल की सिक्योरिटी, ठीक है, 10-10 साल की सिक्योरिटी, 15-15 साल की सिक्योरिटी, 7-7 8-8 साल की सिक्योरिटी, इनकी यहां पर ट्रेडिंग की जाती है। ओके, और लेकिन एमएसएस की बात करते तो यहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी लाइक ट्रेजरी बिल रखे जाते हैं। अब हुआ क्या था कि जिस दौरान मैं तुम्हें बताऊं, ये जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एमएसएस की लिमिट को बढ़ाकर किया था 6 लाख करोड़।
6 लाख करोड़। और क्यों किया था कि जो ओवर लिक्विडिटी सिस्टम में हो गई थी, वो यहां पर बैंक को बोला कि तुम एक काम करो, इसके तहत एमएसएस के तहत ट्रेजरी बिल हम लोगों से बाय करो, और ये जो पैसा आ रहा है ये हमारे पास देना स्टार्ट करो। और यहां पर बैंक्स ने क्या किया, फिर इस तरीके से जो लिक्विडिटी वो थी वो आरबीआई के पास पहुंचाई। ओके, जो ओवर लिक्विडिटी हो गई थी। ओएमओ में कोई लिमिट नहीं होती, ओएमओ में कोई लिमिट नहीं होती। और एक और यहां पर डिफरेंस है कि जो एमएसएस का पैसा होता है वो एक अलग मार्केट इंस्टॉलेशन स्कीम अकाउंट में जाता है, और इसका सिर्फ उपयोग ओवर लिक्विडिटी के लिए ही किया जाता है। एक और पॉइंट यहां पर आता है कि ओएमओ में सिक्योरिटी की सेल और परचेज दोनों होती है, एमएसएस में सिर्फ सिक्योरिटी को सेल किया जाता है। अब सर ये तो कह रहे हो आप, इधर आने का भी है इधर जाने का भी है, इधर सिर्फ जाने जाने का है आने का नहीं है। तो आने का मेरे भाई यहां से होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन से। मतलब जो ओएमओ में सिक्योरिटी है वो सेल परचेज की जाएगी, एमएसएस के तहत बात करें तो सिर्फ सेल की जाती है सिक्योरिटी, और उसकी जब परचेज होती है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के ही थ्रू होती है। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की विंडो ओपन होगी कि भाई खुली बाजार प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इस दौरान उन प्रतिभूतियों को भी यहां पर खरीदा जाएगा जो एमएसएस के दौरान सेल की गई थी। क्लियर हुआ? एमएसएस कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एमएसएस में दोस्त ये ट्रेजरी बिल भी हैं, डेटेड सिक्योरिटी रहती हैं। देखो ये जो आकाश भाई जो लिमिट है ये एनुअल सीलिंग होती है, एनुअल सीलिंग। ओके, कि एक साल में आप जो एमएसएस के थ्रू मनी एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो आपकी लिमिट है 6 लाख करोड़ की। सर अभी भी यूज होता है कि बेटा, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? बेटा यादव जी, रोहिणी यादव जी, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? वो मोदी जी कब आए थे मित्रों? आज रात 8 बजे से आपके नोट 500 के 1000 के बंद। या मम्मियों का पैसा मेरे भाई बाहर निकल पड़ा था। वो 2016 की बात है, तो स्टिल इट इज इन यूज। ओके, क्लियर हुआ भाई? ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके ये क्लियर हो गई होगी ये पूरी लिस्ट हम लोगों ने जो कंप्लीट करनी थी शुरू से, डायरेक्ट टूल और इनडायरेक्ट टूल। तो ये जरा देखिएगा, डायरेक्ट टूल में सीआरआर क्लियर है, एसएलआर क्लियर है, एलएएफ में रेपो रेट आपका रिवर्स रेपो रेट क्लियर होना चाहिए, बैंक रेट क्लियर है। ओके, एमएसएफ क्लियर है, ओएमओ क्लियर है, और ये एमएसएस क्लियर हो गया होगा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्लियर हो गया होगा। अब जरा समझना, एक ने यहां पर कहा था कि सर ये डायरेक्ट टूल क्या है, इनडायरेक्ट टूल क्या है। असल में अगर सीआरआर 4% से 3% किया जाएगा तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा हर बैंक पे। ओके, एसएलआर है अगर ये 18% से 17% का, ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। लेकिन अगर रेपो रेट को कम कर देंगे तो बैंक जितना दोस्त रेपो रेट बैंक के लिए कम किया गया है, क्या उतना ही इफेक्ट कस्टमर पे पड़ रहा है? क्या उतना ही कस्टमर पे पड़ रहा है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट को रिड्यूस करके 4% कर दिया, अब जो इंटरेस्ट रेट आपसे बैंक चार्ज कर रहा है क्या उतना ही, जिसे यहां पर 25 बेसिस पॉइंट कम किया, तो क्या यहां पर भी 25 बेसिस पॉइंट कम हो जाएंगे क्या? भाई 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, मैंने पढ़ाया था आपको। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट होता है, यस और नो? 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, अगर 25 बेसिस पॉइंट कम कर दी, यानी कि 0.25% कम कर दिया रेपो रेट, तो क्या उतना ही इफेक्ट कस्टमर को जो इंटरेस्ट चार्ज की जा रही कस्टमर से उस पर पड़ेगा? तो ऐसा होता है? नो। तो ये जितने क्या है ये इनडायरेक्ट टूल है मेरे भाई, ये इनडायरेक्ट टूल है। ये डायरेक्टली मनी फ्लो को दोस्त इफेक्ट मतलब
हिट करेगा, बट ये डायरेक्टली नहीं करते, इसका उतना रिजल्ट नहीं जाता जितना कि होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ भाई? ओएम और एमएसएस में डिफरेंस क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन, पहले तो इसका नाम है ओएम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसका नाम है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है इसमें सिक्योरिटी की सेल एंड परचेज दोनों होती है, और एमएसएस में दोस्त सिर्फ सेल किया जाता है जब इन सिक्योरिटी को परचेज करने का टाइम आएगा। तो ये जब ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं उसी दौरान होगा। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, इसके अंतर्गत एक लिमिट होती है। ओके, इसके अंदर को जो पैसा होता है वो किसी सेपरेट अकाउंट में नहीं जाता, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अकाउंट में जाता है पैसा, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ लिक्विडिटी के कंट्रोल के लिए किया जाता है इस पैसे का इस्तेमाल। क्लियर हुआ? ये यहां पर डिफरेंस है। क्लियर हो गया भाई? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटी अपना बाकी, अभी खत्म करेंगे। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे। ओके, असल में होता क्या था, पहले ये गवर्नर साहब थे, अब भी है गवर्नर साहब। जैसे ये बताओ कि आपके घर में किसकी चलती है? आपके घर में किसकी चलती है? सच्ची सच्ची बताना। कोई कह रहा मम्मी की, कोई कह रहा पापा की। अच्छा, वाह भाई वाह। मेरी चलती है, बस तुम्हारी चलती है, किसी की नहीं चलती। ठीक है, किसी के यहाँ मम्मी की चलती है, किसी के यहाँ पापा की चलती है। इस तरीके से अलग अलग मेरे दोस्त सबके यहाँ पर चलता होगा। ओके, मतलब आपके यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर है किसी एक बंदे के पास होंगी, ऐसा होगा नहीं होगा? पापा ने बोल दिया बेटा रात को तुम्हें कहीं पर भी जाना है तो जा सकते हो, सॉरी कहीं पर नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो। अगर ऐसा बोल दिया तो फिर पापा की बात माननी पड़ेगी मेरे भाई, उनसे ऊपर होकर नहीं जा सकते हैं। मम्मी ने बोल दिया बेटा तुम्हें रात में ना दूसरी वाली मम्मी से नहीं बात करनी, तो नहीं बात करेंगे मम्मी, ठीक है आपसे बात कर लेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे कल बात कर लेंगे। तो मतलब मम्मी ने जब बोल दिया तो बोल दिया मेरे भाई, उनकी बात को तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ऐसे ही यहां पर ये चीज समझिएगा कि अगर मैं आपके घर में बोलूं कि अब पावर एक व्यक्ति के पास नहीं होगी, अब पावर आपके यहां पर अगर 6 लोग हैं तो दोस्त सभी के पास बराबर बराबर यहां पर पावर होगी। जिस फेवर में आपके यहां पर लोग ज्यादा होंगे उसी फेवर में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, घर में गोलगप्पे आने हैं, तो बेटा गोलगप्पे जो आएंगे वो आटे के आएंगे कि सूजी के आएंगे, इस पे चर्चा चल रही है। तो 3 लोग बोल रहे हैं आटे के, 3 बोल रहे हैं सूजी के। तो जिस तरफ पापा लुढ़क जाएंगे उस तरफ मेरे दोस्त पापा बोले कि नहीं बेटा मैं तो सूजी के खाऊंगा, तो चलो ठीक है अब सूजी के ही आएंगे। अल्टीमेट पावर पापा के पास है, लेकिन डे टाई होने के केस में। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये गवर्नर साहब थे पहले, तो इनका जब मन करता तो सूजी के गोलगप्पे आ रहे हैं, इनका मन होता तो बेटे भाई आटे के गोलगप्पे आ रहे हैं, इनका मन हो रहा है तो व्हाइट पास्ता बनना है, इनका मन हो रहा है तो मेरे भाई रेड सॉस पास्ता बनना है, इनका मन हो रहा है तो मेरे दोस्त आराम से चिली पनीर बनना है, इनका मन हो रहा है तो दोस्त यहाँ पर सिंपल सी एक मैगी बना के भी काम हो जा रहा है, इनका मन हो रहा है तो बेटा रूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। मतलब इन्होंने जो कह दिया, मतलब वीटो पावर किनके पास है? आरबीआई के गवर्नर साहब के पास। किसके पास है? वीटो पावर आरबीआई। अच्छा, भूख लग गई, अगर इनका मन कर रहा है तो मेरे भाई तंदूरी मोमोज खाना है तो तंदूरी मोमोज, इनका मन कर रहा है तो मेरे भाई फ्राइड मोमोज, इनका मन कर रहा है तो मेरे भाई दोस्त मतलब बेज मोमोज, इनका मन कर रहा है तो मेरे भाई उससे भी बढ़िया वाले मोमोज। ठीक है, तो इनका अगर जो मन कर गया दोस्त, इनका जो मन कर गया ना मेरे भाई, वही होना है। मतलब वीटो पावर किसके पास है? वीटो पावर किसके पास है? मतलब गवर्नर साहब के पास। अब गवर्नमेंट को यार दोस्त ये डाइजेस्ट नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि अरे यार गवर्नर भाई तुम अकेले अकेले खा रहे हो, मेरा भी मन कर रहा है दाल बाटी चूरमा खाने का, चलो भैया हम भी खाएंगे, ये बोलते नहीं खाएंगे, ये बोलते खाएंगे। अब देखो इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा, ये बोलते हैं हम तो भैया दाल बाटी खाएंगे, बिहार के लिट्टी चोखे खाएंगे, ये बोलते नहीं खाएंगे। अब ये बोलते आगरा की बेड़े खाएंगे, वो कहते नहीं इट इज वेरी ऑयली, मेरे को नहीं खाना है। ये मैं बोलते बटर लगा के खाएंगे, ये बोलते देसी घी लगा के। तो इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होने लग गया। अब आपस में जब कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा तो इन्होंने कहा सुनो, अब ऐसा नहीं कि सारी पावर तुम्हारे पास रहेंगी। अब देखो 3 लोग हमारे और 3 लोग तुम्हारे, 3 लोग हमारे 3 लोग तुम्हारे। अब तीनों मिलकर कितने हो गए? 3 और 3 कितने होते भाई? 3 और 3 कितने होते हैं? कितने होते? 3 और 3
6 होते। बेल्डन बहुत, तुम्हारी मैथ बहुत मजबूत है भाई साहब। 3 और 3 6 मेंबर। अब यहां पर 6 मेंबर होगा, ये 6 मेंबर डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यही यहां पर था कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में तनातनी चली रहती थी। अब ऐसे में तनातनी चली रहती तो एक काम करते, 3 मेंबर तुम्हारे 3 मेंबर हमारे, ओके, 3 मेंबर तुम्हारे 3 मेंबर हमारे। अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे कि रेपो रेट को बढ़ाना है कि कम करना है, कि भाई बैंक रेट पे क्या काम करना है, रिवर्स रेपो रेट पे क्या काम करना है, तो ये सारे डिसीजन कौन लेगा? तो ये 6 मेंबर मिलकर लेंगे। अब इन 6 मेंबर के को बोल दिया कि आप एक कमेटी कहलाओगे। आप क्या कहलाओगे? एक समिति कहलाओ। 6 मेंबर की एक समिति कहलाएगी और इसको नाम दे दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का यही है कि इसमें गवर्नमेंट के मेंबर भी रखे गए, भारत सरकार की तरफ से भी 3 लोग आए और केंद्र सरकार आरबीआई की तरफ से भी 3 लोग यहां पर आए हैं। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट है वो निकलकर ये आता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है आरबीआई एक्ट के किस सेक्शन में से डिफाइन किया गया है? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 45 जेडबी ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 ऑल्सो प्रोवाइड फॉर empowered 6-member monetary policy committee to be constituted by the central government। भाई रे भाई, इतनी टफ लैंग्वेज। देखो सिंपल ये है कि एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 जेडबी कहता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना सकते हैं। कौन बनाता मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? हु कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? सो गाइस आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? क्लियर है? एक बार लिख देना यस सर फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर। जरा इस लाइन को दोबारा पढ़िए। सेक्शन 45 जेड बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड फॉर एन एम्पावर्ड 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन बना? सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट सच एमपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 29, 2016। पहली बार जो एमपीसी बनाई गई थी 2016 में सितंबर में बनाई गई थी। असल में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, रिव्यू जो होता है हर वो 2 महीने के बाद होता है। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ओके, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा। तो जो आरबीआई है वो एक साल में 6 बार रिव्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। भाई अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है, तो फिर अप्रैल के बाद मई छोड़िए, जून, जुलाई छोड़िए, फिर अगस्त, सितंबर छोड़िए, अक्टूबर, नवंबर छोड़िए, दोस्त दिसंबर, फिर जनवरी छोड़िए, फिर दोस्त फरवरी, और फिर मार्च छोड़िए, अप्रैल। तो अप्रैल आ गया यहां पर। तो अप्रैल, फिर 1 2 3 4 5 6, एक साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया जाता है कि इसमें आप देखो बदलाव की जरूरत है कि नहीं है। अभी हाल फिलहाल कब रहा था सर? जून में रहा था। अब ये कब आएगा? अगस्त में फिर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ? शुभम बेटा तू 1 मिनट रुक जा, जरा नेक रुक जा, नेक तसल्ली कर ले भाई। कि मानेगा गुरुजी, ओएमओ दे दो, ओएमओ दे दो, ओएमओ दे दो। मम्मी मुझको चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। ए बेटा मिलेंगे चंदा मामा, रुक जा। अब जरा देख आगे भाई। ले तू पहले ओएमओ देख ले, नहीं तो तेरे पेट का दर्द नहीं जाएगा। ले पहले मेरे भाई निहार ले, पूरा निहार ले, आराम से खुश हो ले। ले बेटा खुश हो ले, फोटो खींच ले, सेल्फी ले ले, एक सेल्फी, सेल्फी ले ले। सर क्वार्टर लिखा था मॉनेटरी पॉलिसी। दीपक जो मैं बोल रहा हूँ सुन ले भाई, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता, अगस्त में आएगा। अभी अगस्त में आएगा, फिर दोबारा देखना, ठीक है? खुश हो गया शुभम भाई? चलो कोई। हाँ सच है, इरिटेटिंग पर्सन। शिखा ऐसे नहीं बोलते, अपने भाई को तुम ऐसे बोल रही हो, गलत बात है। तो कोई स्टेटमेंट गलत है। कभी आप भी ऐसी रही होंगी कुछ चीजों में, आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, तब आपको बोलते सच इरिटेटिंग पर्सन, तो कितना बुरा लगता। तो ऐसे नहीं बोलते ना, गलत बात है ये, ठीक है? चलो अब जरा ध्यान से सुनो, अब इसको और डिटेल में समझते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट, आउट ऑफ 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 3 member विल बी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
एंड अदर 3 मेंबर ऑफ एमपीसी विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सिंपल है भाई, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ओके। जो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर 6 मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ओके। और टोटल मिलाकर 6 मेंबर में से आउट ऑफ 6 मेंबर यहां पर 3 मेंबर हो गए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 अपॉइंट किए जाएंगे वो 3-4 साल का इनका टेनर होगा, और रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। ठीक है। अब जरा समझना कौन कौन मेंबर है। तो गवर्नर ऑफ बैंक वो होंगे चेयरपर्सन, अभी वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास साहब, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ जो बैंक होंगे, मतलब आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो 4 है उनमें से एक यहां पर होंगे, अभी हाल फिलहाल एमडी पात्रा साहब है, माइकल डी पात्रा। ओके। एक मेंबर यहां पर आरबीआई के और आएंगे, अभी जो वर्तमान में वो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसका मेंबर बना रखा है, इनका नाम है मृदुल के सागर, एम के सागर। ओके। एम के सागर, ये नाम याद रखने हैं। अब यहां पर जरा अच्छा लिखा हुआ है, अरे यार ये लिखा तो है, ये शक्तिकांत दास, माइकल देव पात्रा, मृदुल के सागर, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। क्लियर हो गया, ये नाम याद करने हैं आपको। आरबीआई के मेंबर का टेनर ऐसे नहीं होता डिसाइड भाई। आरबीआई के जब तक मेंबर है वो एमपीसी के बने हुए तब तक बने रहेंगे। अब जैसे जो इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पे ये बन गए मृदुल के सागर। क्लियर हुआ। क्लियर है ये सारी चीजें। अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था, आप लोगों को याद है, अभी जो लास्ट अपडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था उसमें आरबीआई ने जो पॉलिसी रेपो रेट है, पॉलिसी रेपो रेट, इसको कितने बेसिस पॉइंट कम किया था, कितने बेसिस पॉइंट कम किया था भाई, ये 4.00%, कितने बेसिस पॉइंट कम किया था। तो दोस्त आंसर बनता है इसमें, इसको अनचेंज रखा था। ओके, अनचेंज रखा था, बस इतना याद रखना, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। ओके। हम लोग परसेंटेज में नहीं बोलते हैं, आप कभी भी न्यूज़पेपर वगैरह रीड करेंगे तो वहां पर लिखा है 100 बीपी, मतलब कि 10 बीपी चेंज हुआ, 20 बीपी चेंज हुआ, 30 बीपी चेंज हुआ, 40 बीपी चेंज हुआ। ठीक है, इस तरीके से लिखा था, यानी कि बेसिस पॉइंट होता है। 10 बीपी मतलब 0.1%, 20 बीपी मतलब 0.20, पॉइंट 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 पॉइंट, अरे 0.20%। ओके, समझ में आ गया। पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है बेटा, रेपो रेट इज इक्वल टू पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अगला, मौद्रिक नीति समिति हो गई, यहां तक ये क्लियर है। मेंबर्स जो होते हैं 4 से लेके 6 तक विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years अंटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। ओके, 4 year। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना सभी के। अगर यार एक बात बताओ, इनके केस में टाई हो गया, इसने बोला अगली बार पॉलिसी जो रेपो रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट कम होने चाहिए, 3 लोग बोलते हैं यस, 3 लोग बोलते हैं नो, तो मेरे भाई किसके फेवर में जाएगा, यस और नो, बताओ। 3 लोग बोलते हैं यस, 3 लोग बोलते हैं नो, तो किसके फेवर में जाएगा मेरे भाई। 3 लोग बोलते हैं यस, जिस तरफ आरबीआई गवर्नर साहब लुढ़क जाएंगे मेरे भाई उस तरफ चला जाएगा, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर साहब का डिसीजन जिस तरफ होगा उसी फेवर में फिर फाइनल डिसीजन रहेगा। क्लियर हुआ। भाई फाइनली 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। एक बार जरा देख लें, बहुत बढ़िया। 5 मिलियन सब्सक्राइबर फाइनली डन, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। तो आप लोगों की वजह से आज दोस्तों मौज कर दी। ठीक है, जो मौज कर दी बड़ा हाईलाइटेड है। ठीक है भाई, मजा आ गया यार दोस्त, आज 5 मिलियन। ठीक है,
मतलब सबसे पहले मैं जब मेरे को दिन वो दिन याद आ रहा है जब हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया था अड्डा में, तब शायद इससे आधे से भी कम थे। और फाइनली यहाँ पर मेरे दोस्त सारी चीजें डन, मतलब मजा आ गया लिटरली। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े। गाना हो जाए सर, अब भैया हम गाना वाना गवाने का काम नहीं करते हैं, अपने को तो नचने का काम आता है। नचवा लो भाई, ठीक है। भांगड़ा चलाओ, आगे बढ़ते हैं, अगला चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजर्स पे और क्वालिटेटिव मेजर्स पे। ये जितने भी है ना, बैंक रेट, LAF, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MSS, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, ये सारे के सारे आपके क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। सारे के सारे मेरे दोस्त क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। ओके। और इसके बाद आता है यहाँ पर क्वालिटेटिव मेजर्स है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड डायरेक्ट एक्शन। इनको जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इनकी हिंदी अवेलेबल नहीं है, बट इनको मैं ऐसे समझाऊंगा, तुम्हें हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझने की कोशिश करना। क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर। ओके, अब क्वालिटेटिव पे आ जाते हैं। बेटा कंग्रेचुलेशन हो गया हो तो जरा फोकस कर ले काम पे। ठीक है। जश्न शादी होने तक का है, उसके बाद सब फिर वही है मेरे, तो फीका पड़ जाता है सारी चीजें। तो अब जश्न मन गया तो अब चुपचाप पढ़ ले, काम हो गया हो तो। क्वालिटेटिव पे आ जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, जरा बताइए। व्हाट इज द मीनिंग, इसे रीड करो और मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम लोगों ने देख लिया, अब क्वालिटेटिव पे आ रहे हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या है, आप देखिए डेटाबेस कहीं ना कहीं प्लस माइनस करें, बट यहाँ पर डेटाबेस नहीं चलेगा। यहाँ पर दोस्त बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पावर होंगी और उनके बेसिस पे चलेगा। चलते समझते पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। डन हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। वॉरियर 6 से बहुत अलग क्यों, ऐसा नहीं है वंदना। बेटा तुम वंदना थोड़ा बीच बीच में ना गायब रही होंगी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। नहीं तो आशीष गौतम कभी भी बाइस नहीं रहता। उसमें भी पढ़ाया था मैंने, एट लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने। अब जरा समझते हैं, किसी के समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब समझ में आया। नहीं आया, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा भाई आशीष गौतम। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपको दो लोग दिख रहे हैं। ओके, कौन कौन है। एक पंजाब नेशनल बैंक है और दूसरा आशीष गौतम है। ओके, आशीष गौतम wants to borrow फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। समझ में आया ये वाला पॉइंट। आशीष गौतम wants to borrow फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। ओके, अब जब यहां से ये यहां पहुंचा, PNB में पहुंचा, ए भैया सुन ना, ए बाबू सुन ना, ए बाबू सुन ना, प्लीज सुन ना, ऐसा करके भाई वहां पर बात करना पड़ेगा। जब अपनी दोस्त अपने को काम होता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। ए भाई सुन ना, ए भाई प्लीज सुन ना। तो हम पहुंच गए यहाँ पर, टुकर टुकर मेरे दोस्त, ठीक है, टुकर 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 यहाँ पहुंच गए। अब जब हम पहुंचे हमने इनसे कहा, अरे सुनते हो, तो वो बोलते हैं हाँ बता भाई क्या है। ऐसी सरकारी तो कर्मचारी ऐसी बात करते, सामने भाई साहब कोई भी खड़ा हो उसको समझते मेरे दोस्त। ऐसे ही है वो यहाँ पर, हाँ भाई क्या है, ठीक है बता क्या दिक्कत आ रही है, बता बता।
हाँ, तो मैंने कहा भाई साहब गरीब आदमी हूँ, पैसे वैसे की जरूरत है, लोन वोन चाहिए मेरे को अपने घर में स्टूडियो बनाना, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, 20,000 रुपये महीने मिलते हैं, कुछ व्यवस्था व्यवस्था कर दो। तो कहते हैं हाँ कर देंगे, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है कर देंगे भाई, यूपी यूपी में तो ऐसी बात करना, कर देंगे, दिक्कत क्या आ रही है, आओ चलो ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब कैसे होगा जरा बताओ यहाँ पर। तो कहते कुछ है तेरे पास गिरवी विरवी रखने के लिए। मैंने कहा भाई साहब क्या आदमी है, गरीब आदमी, क्या गिरवी रखूं। कह रहे नहीं कुछ भी है तेरे पास गिरवी रखने के लिए। तो मैंने कहा हाँ एक पेन है, उससे पढ़ाता हूँ मैं, उस पेन की कीमत बहुत है, उस पेन को मैं गिरवी रख सकता हूँ। कह रहे पेन की कीमत बहुत है। मैंने कहा हाँ डायमंड का पेन है, डायमंड के पेन से पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कितनी कीमत है उसकी। तो मैंने कहा है करीब अच्छी खासी कीमत है। मैंने कहा 10 लाख रुपए करीब उसकी कीमत है। कह रहे ओ माई गॉड, मतलब मेरा जो पेन है मेरे भाई इसकी कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए। एंड आई एम रेडी टू मॉर्गेज दिस पेन टू बैंक, ओके। मैं इस बैंक को अपना पेन गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। आशीष गौतम वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। एंड जब आशीष गौतम वहां पर पहुंचा रीच टू बैंक, और बैंकर से पूछा उसने कि भाई सुन ना, उसने बोला हाँ बताना, तो मुझको पैसे चाहिए। उसने कहा ले ले, दिक्कत क्या आ रही है, तेरा ही बैंक है। तो मैंने कहा ठीक है मेरा बैंक है तो दे दे भाई। तो उसने कहा कि सुन ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है कुछ तो तुझे गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है पेन रख दूंगा, 10 लाख का गिरवी रख दूंगा। तो उसने कहा 10 लाख के बदले तुझे 10 लाख थोड़ी मिलेंगे। भाई बताओ 10 लाख के बदले 10 लाख मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ मेरे भाई, कि 10 लाख के बदले 10 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भाई 10 लाख के बदले कितनी लाख मिलेंगे। भाई कम लात में लेंगे, मतलब आप अगर 10 लाख, सॉरी 10 लाख दे रहे हो, 10 लाख का कुछ गिरवी रख रहे हो, तो बदले में आपको 10 लाख थोड़ी मिलेंगे, मतलब उससे कम ही मिलेंगे। ये तो आप सभी को पता है। ये बताओ ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। आरबीआई ने क्या किया कि ऐसे केस में इन्होंने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिन डिसाइड किया और बोला कि जो मार्जिन है इट इज 45%। मार्जिन कितना है, 45% है। कितना मेरे भाई, 45%। मतलब ये है कि आपको 10 लाख में से 45% माइनस कर दो, जो बचेगा 55% वो आपका लोन बन जाएगा। मतलब 45% कम आपको मिलेगा। मतलब मार्जिन यहां पर कितना है, 45% का है। दिस इज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन current value of security, current value of security, current value of security, okay, current value of security and offered for loan called collateral। मतलब जरा देखना, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। ये जो सिक्योरिटी पेन मैंने ऑफर किया था एज अ कोलेटरल फॉर लोन, इसकी जो करंट वैल्यू है, एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड कितना हो गया यहां पर, 45% माइनस कर दो तो 5.5 लाख। तो ये जो लोन यहां पर ग्रांट किया गया, ये लोन दिया गया है मेरे भाई, और ये उसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की। तो द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। रेट फिक्स है नहीं, ये बदलती रहती हैं। समझ में आया ये। ये अलग अलग प्रकार के लोन में मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो ऐसा यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ, हो सकता है ऑटोमोबाइल के केस में अलग हो, हाउसिंग के केस में अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, पर्सनल लोन के केस में अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो आपका एजुकेशन लोन के केस में अलग मार्जिन रिक्वायरमेंट हो, तो अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे आप नहीं यहाँ पर कह सकते कि व्हाट अभी एट प्रेजेंट लिमिट कितनी है इसकी। ठीक है, तो याद रखना, देखो दोबारा समझते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है एक बार फिर से। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। ये सिक्योरिटी जो आपने लोन के लिए गिरवी रखने के लिए जो दी थी, इसकी करंट वैल्यू कितनी, 10 लाख, और जो आपको लोन मिला है वो कितना मिला, 5.5 लाख। तो जो आपने सिक्योरिटी दी उसके बीच का डिफरेंस, उसकी वैल्यू और जो लोन दिया गया उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट। और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना, 45%। अब जब आरबीआई को मार्केट में मनी फ्लो को कम करना है तो वो क्या करेगा,
भाई ये बताइए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है मेरे भाई, अगर मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्रीज मनी फ्लो इन मार्केट एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, नहीं वो हाउ दे विल यूज मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे? मेरा सवाल समझे नहीं आप लोग, समझो। अगर आरबीआई ने डिसाइड किया कि मनी फ्लो को कम करना है, मनी फ्लो को कम करना है, तो वो क्या कर देंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि लोन उनको कम मिलेगा, कम मिलेगा तो मार्केट में मनी फ्लो कम जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो वैभव मार्केट में जब देखो, अच्छे क्वेश्चन है। वैभव ने कहा सर ये तो 5.5 लाख बहुत कम हुआ, क्यों लेगा कोई? तो बेटा जब कभी भी मार्केट में मनी फ्लो को कम करना होगा तो वो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर नहीं लेंगे आप लोग। It is a qualitative method of credit control adopted by central bank in order to stabilize economy from inflation and deflation. इसे छोड़ दीजिए। समझ में आ गया? डिफरेंस का मतलब नहीं आया। बेटा आंटी कंगन पहनती है, बेटा नहीं पहनती है कंगन? कंगन पहनती है आंटी? पहनती होंगी ऑब्वियसली। असल में हुआ क्या कि ये तुम्हारा भाई आशीष गौतम, ठीक है, तुमको ना फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना था। तुमने कहा कि सर हमको वॉरियर बैच लेना है। मैंने कहा ले लो भाई वॉरियर बैच। यहाँ पर अनिल नागर सर बैठे हुए हैं, ठीक है, अनिल नागर सर बैठे हैं। तुमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तुमने कहा, हमने कहा ठीक है पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और चीज ले आओ हम तुम्हें दे देंगे यहाँ पर। तो लेकिन उन्होंने एक चीज बोली कि जैसे मैंने बोला मेरा वॉरियर बैच की कीमत 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है। मेरे वॉरियर बैच की कीमत कितनी? 1,000 रुपए। समझ रहे हो? मतलब Y168 कोड लगाकर भी आपको ये बैच कितने का पड़ रहा है? 1,000 रुपए का ये आपको कोड पड़ रहा है। तो लेकिन अनिल सर ने बोला कि 1,000 का तो पड़ रहा है, लेकिन अगर इनके पास कैश नहीं है तो कुछ और चीज इनको इसके बदले देने पड़ेगी, और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो इससे इससे कम से कम 50% ज्यादा होनी चाहिए। तो 50% इन्होंने क्या रख दिया यहां पर? मार्जिन रख दिया है कि आपको 1,500 की चीज जो मिलेगी, मानकर चलो इसको 2,000 कर देते हैं, ठीक है, 2,000 कर देते हैं। तो 2,000 क्या, थोड़ा और यहां पर रखना पड़ेगा, हम लोग इसको कर देते हैं, इसको नहीं, इसको 2,000 ही कर देते हैं, इसको यहां पर 1,500 कर देते हैं। तो 1,500 की चीज आपको अगर चाहिए तो आपको 2,000 यहां पर 2,000 की चीज देनी पड़ेगी। मतलब यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया? तो 500 डिवाइड बाई मेरे भाई कर दो जरा। 5 डिवाइड बाई कितना हो गया? 500, 2,000 इंटू 2, तो 100 से ये कितनी बार गया? 2 जीरो गया, 1 जीरो गया, यहाँ पर 25 बार, तो 25% मार्जिन हो गया मेरे भाई। 25% का मार्जिन हो गया। तो मार्जिन मतलब क्या है कि एक्चुअल जो आपको चीज चाहिए वो चीज के बदले आपको एक जो चीज रखनी पड़ेगी वो चीज थोड़ी महंगी होगी। ओके, जितनी उसके अंतर्गत वो एक्सटेंडेड महंगाई होगी वो आपका मार्जिन कहलाएगा। इक्वल वैल्यू नहीं हो सकती है बेटा, इक्वल वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है कि सुनो ना तुम अपनी किताब दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें अपना पेंसिल बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। वो वाला सीन नहीं चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर व्यापार चल रहा है भाई साहब। ओके, प्रॉपर ट्रेडिंग चल रही है। ओके, क्लियर हो गया? मोरल सुएशन का मतलब बताओ जरा। ये तुम्हारे स्कूल के दिन नहीं चल रहे हैं कि मोरल सुएशन। मुझे अपना एक स्कूल की दास्ता याद आती, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे मेरे भाई 5th क्लास तक। लेकिन देखो जिंदगी में ना प्रभु भी बड़ा बढ़िया खेलते हैं। जब समझ में आता है तो हाथ में नहीं होता कुछ चीजें, और जब समझ में नहीं आता तो मेरे भाई झोली भर के दे देते हैं, और जब समझ पाते तब तक वो सिर्फ ना चिड़िया चुग गई खेत तब का पछता है। तो हुआ क्या, एक स्टोरी बताता हूँ बड़ी बढ़िया लगेगी। सरस्वती विद्या मंदिर में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से पढ़े होंगे, ऐसे हैं कि नहीं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े हैं? तो ठीक है, हमारे हमारे संग ऐसा होता था कि हमारी हमारी जिंदगी में गर्लफ्रेंड का कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं, मतलब क्योंकि हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि पहले दिन से हमें कहा जाता है कि ये तुम्हारी बहनें हैं, ठीक है। शुरू से बता दिया जाता, पहली क्लास से बता दिया, कक्षा 1 से शिशु से बता दिया जाता है कि ये मेरे भाई आपकी बहन है, मैं आगरा से ही हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि रक्षाबंधन का दिन आया। अब उस दौरान क्या था कि जो हमें पसंद आता था हम उसी से राखी बनवाते थे, सोचना।
मतलब देखो भाई, जो हमें पसंद आता था, जो हमें हमें अच्छा लग रहा है, हमें 5वीं क्लास में कोई पसंद आया और हमें ऐसा दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हें राखी बंधवाओ जाकर। तो मुझे लगता था, मैंने कहा मतलब इससे राखी बंधवाना मतलब ये है कि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, हमें क्या पता था कि प्रभु हमारे साथ मजाक खेल रहे हैं भाई। और हम गए, मैंने कहा सुनो राखी बांध दो, राखी बांध दी। जब बड़े हुए तब पता चला अच्छा बचपन से रिश्ता कुछ और हो गया था। तो प्रभु भी खेल गए मेरे भाई। ठीक है, जब थोड़ा आगे बढ़ गए तब पता चला, वापस एक बार मुलाकात हुई, मैंने कहा यार हम तो बचपन में बहन भैया बन गए। तो भाई इन्वेस्टमेंट भी ना तगड़ा मिला था, प्रभु ने लगे स्कैम ऑफ द ईयर, यानी स्कैम ऑफ द बचपन कह सकते हो कि उस दौरान ये चलता था। क्योंकि बचपन से जो आचार्य जी हमारे होते थे वो कहते थे बेटा ये तुम्हारी बहन है, हाँ ठीक है चलो ठीक है भैया मान लिए। सही है भाई, अगर नहीं कहते तो अपन यहाँ नहीं होते, अपन कहीं और बैठे होते। ठीक है, सही जगह पर है। ओके, मोरल सुएशन का मतलब बता, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। Central bank makes member bank agree through persuasion, oh my god, and pressure to follow its directive, which is generally not ignored by bank member banks. Okay, and the banks are advised to restrict the flow of credit during inflation and be liberal in lending during deflation. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, लोगों को समझाता है, बोलता है कि यार एक काम करो, तुम ना अभी ऑटोमोबाइल लोन मत दो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तुम एजुकेशन लोन मत दो, क्योंकि अभी तो यार देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, ऐसे में एजुकेशन वगैरह की तो सारी चीजें ठप पड़ी है। तुम एक काम करो, एजुकेशन लोन मत दो, तुम इस टाइम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दो। ठीक है, हो सकता है कि बैंक ये बोले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक काम करो यार, तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मत खरीदो, तुम एसएलआर वाली जो सिक्योरिटी है ना, ठीक है, एसएलआर रिक्वायरमेंट तुमने 18% कर ली, उसके बाद अगर तुम ये सोच रहे कि नहीं हमें तो और सिक्योरिटी खरीदनी, और सिक्योरिटी में निवेश करें, अपना पैसा रखें, रिवर्स रेपो रेट में इन्वेस्टमेंट करें, तो यहां पर क्या बोलेगा, उनको समझाएगा, परसुएशन के माध्यम से समझाएगा, प्यार से, सुनो ना मत करो ना ऐसे, अच्छा नहीं है, मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, देखो ना डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब मेरे वजह से बर्बाद हो गया, अब देखो ये कोरोना की वजह से बर्बाद हो गया, मान जाओ ना प्लीज। परसुएशन समझाएगा मेरे भाई, प्यार से समझाएगा कि बेटा मान जा। अब नहीं प्यार से माना तो फिर क्या करेगा, प्रेशर से समझाएगा, सुनना ना सुनना भैया, समझ रहे ना समझ रहे। ओके, तो मतलब दोस्त लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बातों से नहीं मानेगा तो भाई मानेगा तो लातों से मानेगा। तो दिस इज एग्जैक्टली गाइस मॉरल सुएशन। सेंट्रल बैंक मिक्स मेंबर बैंक, जो भी बैंक होते हैं उनको एग्री करता है कि परसुएशन के माध्यम से समझा बुझाकर, या फिर प्रेशर के माध्यम से कि भाई आपको अपने द्वारा जो पैसा खर्च कर रहे हो उसको आपको इस डायरेक्शन में ले जाना है, बजाय इस डायरेक्शन में ले जाने के। समझ में आया? अब हो सकता है कि भाई जो केंद्रीय बैंक है वो मीटिंग कर रहा है, कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया उसने, स्टेटमेंट के माध्यम से यहां पर बोल दिया है, ठीक है, और इसी वजह से क्या करेगा कि वो यहां पर मनी फ्लो को कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अबे हेडफोन, मैं क्या कुछ गलत बोल रहा हूँ? हेडफोन लगाने पड़ेंगे, हाँ नहीं तो। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, उनको बोलो ये 21वीं सदी के टीचर है। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे मेरा बहुत मन कर रहा था, आज मैं बैठा हुआ था, मेरे मतलब वो तो नहीं, कभी कभी तो आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल। मैं और उसमें भी सोचा मैंने, काश यार मुझे एक मौका मिले, मतलब इस काबिल प्रभु बना दें कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट भी ओपन कर पाऊं पैरेलल, और वहां पर मैं फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करूं, फ्री में। मतलब जो सच में पढ़ना चाहते हैं आओ, आराम से पढ़ो, पेड बैच है अपने लिए भाई, कमाने के लिए दिक्कत क्या आ रही है, वहां पर फ्री में क्लासेस चले, और आराम से आओ, तुम मेहनत करके पढ़ो, 100 200 300 जितने आने आओ। ये मेरा बड़ा मन कर रहा था मेरे दोस्त, बस वही होता है कभी कभी आपके पास रिसोर्सेस नहीं होती हैं जिस लेवल पे आप खेल पाओ, लेकिन कभी मौका मिला तो आई विल ट्राई कि यार, क्योंकि लोगों के पास क्वालिटी वाले फैकल्टीज है नहीं, लिटरली बता रहा हूँ यार मैं, है ही नहीं है। चिरकुट इंस्टीट्यूट, नाम तो मैं चिरकुट ही रखूंगा। अब यार ये बताओ, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है?
राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब देखो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब क्या है कि यहां पर फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जो आप एग्रीकल्चर में लोन देंगे वो इतने लिमिट तक देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है। आपको अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोन देना है तो आप इतने तक मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर एक बार कोटा इनका ओवर हो गया तो फिर इस लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा बैंक। ओके, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली राशनिंग ऑफ credit. Rationing of credit refers to fixation of credit quota for different business activity. Here, central bank will decide upper limit to loan in each sector. So once that quota is over, additional loan cannot be given to that borrower from that sector. This is also control money supply. ये अच्छी चीज है। लोग शुरुआत तो केजरीवाल की तरह करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हाँ यार, सही बात बोल रहा है यार दोस्त, बात तो बिल्कुल पते की बोल रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में पांचों उंगली समान है, तुम्हारा स्टेटमेंट भी सही है फिर तो, अगर नहीं है तो फिर चुपचाप पढ़ लो। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ओके, मतलब ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस एक्टिविटी है उनके लिए लोन लिमिट अलग सेंशन कर देगा, एक लिमिट फिक्स कर दी। एक लिमिट, जैसे पापा ने बोला बेटा आशीष तुम पूजा पे पूरे दिन में 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, ठीक है, तुम पूजा पर 500 रुपए से ज्यादा पूरे दिन में खर्च नहीं करोगे। तुम मार्केट में जैसे बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए अगर जाओगे तो मैक्सिमम 300 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करोगे। अगर 300 की पेट्रोल तुमने खर्च कर ली तो उसके बाद कोटा ओवर हो गया, नहीं कर सकते। पूजा पे आपने 500 खर्च कर दी तो उसके बाद फिर और आगे नहीं एक्सपेंसेस पे कर सकते हो। मतलब एक बार लिमिट ओवर हो गई तो उस लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब होता है कि क्रेडिट कोटा सेट कर दिया है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के लिए, लाइक ऑटोमोबाइल के लिए हो गया, ठीक है, समझ में आई ये वाला, सर्विस सेक्टर के लिए हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैवी इंडस्ट्रीज के लिए हो गया है। और एक बार अगर ये कोटा ओवर हो गया, अपर लिमिट ओवर हो गई, तो फिर एडिशनल लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड, कैन नॉट बी गिवन, ओके, टू दैट बोरोअर फ्रॉम दैट सेक्टर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर, मैं यार चाह रहा हूं तुम लोग तो अपनी तरफ से थोड़ा 1 मिनट इन्वेस्ट करें। ओके, अब जरा समझो। कंज्यूमर क्रेडिट रेफर्स टू लोन टेकन बाय पीपल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर क्रेडिट रेफर, कंज्यूमर क्रेडिट, ओके, आरबीआई रेगुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दैट मे बी एक्सटेंडेड टू कस्टमर। समझो, मतलब ये जो बैंक है, नॉर्मल बैंक, वो जो कस्टमर को क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है वॉल्यूम में, तो आरबीआई क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है। आरबीआई रेगुलेट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दैट मे बी एक्सटेंडेड टू कस्टमर बाय कॉमर्शियल बैंक एंड फिक्स अ मिनिमम टाइम पीरियड फॉर रीपेमेंट और इंक्रीज डाउन पेमेंट। अब देखो, समझने वाली चीज है, जैसे कि लोन आप लोगों को चाहिए, आरबीआई ने बोल दिया चलिए ठीक है, आप एक डाउन पेमेंट दे दीजिए, इतना डाउन पेमेंट आपने डीपी दे दिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का लोन है, 2 लाख रुपीस का यहां पर डाउन पेमेंट हो गया, बाकी का क्या हो गया, यहां पर 8 लाख को इसने इंस्टॉलमेंट में बना दिया। मानकर चलते हैं 50 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको पे करना है। अब 50 इंस्टॉलमेंट मतलब हो गया यहां पर 1600 रुपए
ये 16 मतलब 16,000 की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। ओके, तो मतलब यहाँ पर 16,000 की एक इंस्टॉलमेंट हो गई, 50 मतलब 12 चौक 48, लगभग 4 साल के आसपास ये रीपेमेंट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिंपल है यार भाई। मतलब 10 लाख का लोन था, 2 लाख आपने तुरंत दे दिया, और तुरंत मतलब 10 लाख का लोन था, 2 लाख का मिल गया, 8 लाख आपने क्या किया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको रीपे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज बोलते हैं, जैसे आप कहीं एक 4 व्हीलर खरीदने के लिए गए, मानकर चलते हैं एक एमजी हेक्टर गाड़ी आप लोगों को पसंद है, एमजी हेक्टर दोस्त, एमजी, एमजी ठीक है। अब वो गाड़ी जो एमजी हेक्टर है अराउंड 20 लाख की, इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगा के वो आपकी पड़ती है 23 लाख की, 24 लाख की पड़ रही है अभी। हमारे एक मित्र है, खास मित्र है मेरे दोस्त उन्होंने अभी उठाई है, तो करीब उनको लमसम 23 लाख की वो पड़ी है पूरी लोन वोन कराने के बाद गाड़ी। अब उन्होंने क्या किया, इसमें एक सर्टेन अमाउंट 5 लाख रुपए क्या किए थे, वो डाउन पेमेंट जमा कर दिया, डाउन पेमेंट दे दिया। अब बचा कितना, 18 लाख। अब 18 लाख पे क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको इन्होंने कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया, मानकर चलते हैं 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो कितने की एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी यहाँ पर भाई, 60 इंस्टॉलमेंट बोलो 30,000 की एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो 60 इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएंगी, यहाँ पर 18 लाख की हो गई। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है। अब ये 30,000 का, जैसे अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बोलता है कि अब से डाउन पेमेंट बजाय 5 लाख के आपको 7 लाख देना पड़ेगा। जब डाउन पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा, लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगा तो वो खरीदने आएंगे। आरबीआई ने बोल दिया नहीं आपको 9 लाख डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कुछ डिसाइड कर दिया, तो क्या दोस्त लेने के लिए आएंगे। जब डाउन पेमेंट महंगा कर दिया तो वो कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल कैसे कर रहा है, डीपी को बढ़ा दिया। या तो फिर वो क्या करे कि आपका जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट बनेगा वो आपको 60 की बजाय 10 में देना पड़ेगा। अब 10 में देने का मतलब है कि आपको 1,80,000 मंथली देना पड़ेगा, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। तो मतलब ये है कि 1,80,000 उनको, एक उन्होंने क्या बोल दिया कि या तो इंक्रीज कर दो डाउन पेमेंट को, या तो फिर टाइम पीरियड फिक्स कर दो, मिनिमम टाइम पीरियड फिक्स कर दो रीपेमेंट का। तो इस माध्यम से क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम को, क्रेडिट वॉल्यूम जो होता है उनका, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कंज्यूमर क्रेडिट, जो कंज्यूमर को उधार दिया जा रहा है, उसके रेगुलेशन का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किस माध्यम से, यहां पर क्वालिटेटिव मेजर्स के माध्यम से। वो क्या करता है, या तो डीपी या तो फिर यहां पर उसकी जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है उस पर खेलने की कोशिश करता है, और जिससे यहां पर क्या होता है मेरे भाई, मार्केट में मनी फ्लो अप एंड डाउन होता है। ओके, क्लियर हुआ गाइस? सिंपल है यार दोस्त ये। तो इसी में डीपी और इंक्रीज और डिक्रीज करते रहेंगे, टाइम पीरियड को बढ़ाते घटाते रहेंगे, जब मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। इसे पढ़ो जरा। सर मेरे पास बैंक महापैक, मेरे अकाउंट में कोई भी टेस्ट सीरीज शो नहीं होती है, प्लीज हेल्प। मैंने कई बार सपोर्ट पर मेल भी किया। बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करना, जो अपनी हिस्ट्री वगैरह गोविंद उसे इरेज करना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, तुम्हारे भाई का नंबर ये है 8126580408। इस नंबर पे अपना जो मैसेज अभी लिखा है इसे ड्राफ्ट करके भेज देना, प्रॉपर अपने आईडी और फोन नंबर के साथ, इसको सही करा लेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोले सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक टूल है, इसका इस्तेमाल किया है जो बैंक फाइनेंस होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब अक्सर होता क्या है ना, लोग दोस्त होर्डिंग बहुत करते हैं, मतलब जमाखोरी बहुत करते हैं। अब जमाखोरी, जैसे किसी को अगर कपास की जमाखोरी करनी है, रॉक कॉटन की जमाखोरी करनी है, तो वो क्या कहेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो क्रेडिट लेने आएगा। अगर आरबीआई बोल दी कि इसको क्रेडिट ही मत दो,
इसको क्रेडिट ही मत दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो, तो फिर जाएगा पैसा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोस्त सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेस्ट्रिक्ट बैंक फाइनेंस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज। अब सेंसिटिव कमोडिटीज कौन सी है? फूड ग्रेन्स हो गए, अक्सर मेरे दोस्त जमाखोरी, गुड़ हो गया, शुगर हो गई। ठीक है, शुगर को लेके तो काफी होर्डिंग मतलब लोग इकट्ठा करने चलते। ओके, और दोस्त रॉ कॉटन हो गई, कपास हो गई। तो ऐसे जो कि सेंसिटिव कमोडिटीज हैं, उन सेंसिटिव कमोडिटीज के के लिए बोल दिया है कि इनके केस में आरबीआई क्या करेगा? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेगा। ओके, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेगा। मतलब होता क्या है ना, देखो समझने की कोशिश करना। अब किसी को क्या चाहिए, अगर कहता है कि भाई कुछ शुगर का कोई काम कर रहा है व्यापारी, वो कह रहा है मैं भाई अपनी संपत्ति गिरवी रखने को तैयार हूं, मुझे एक काम करो लोन दे दो। तो वो बैंक कहता है हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। उसने बोला क्यों क्यों लोन नहीं दोगे? हमारे पापा ने मना किया, हम तुमको अपने बैट से नहीं खिलाएंगे। ठीक है, अपना बल्ला तुम लेकर आओ। वही वाली बात तो कि नहीं हो गई मेरे भाई? तो पापा मतलब आरबीआई, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बैंक्स को बोल दिया है कि तुम एक काम करना, जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी कि अगर आपको कोई भी शुगर की ट्रेडिंग के लिए अगर लोन लेने आता है, कोई शुगर का व्यापारी काम कर रहा है, तो तुम नहीं दोगे उसको। क्यों? क्योंकि वो मुझे पता है कि वो कुछ भी, अपनी फैक्ट्री हो गया, कुछ भी बॉन्ड हो गए, कुछ भी शेयर हो गए, मशीन हो गए, व्हीकल हो गया, उन सबको गिरवी रखने को तैयार है। हो सकता है इसका सबसे बड़ा रीजन हो कि वो भाई उसके आगे चल के भाई चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं, तो वो अभी क्या चाहता? पैसा चाहता, उसकी होर्डिंग करेगा, खरीद खरीद के। तो इस तरीके से यहाँ पर आरबीआई इस तरीके से भी थोड़ा ध्यान रखता है मार्केट का। ओके, और डायरेक्ट एक्शन तो भाई साहब ऐसा है कि देखो, अगर कुछ भी नहीं मिला ना, फिर तो यही है मेरे दोस्त। ठीक है, दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन सम कॉमर्शियल बैंक डू नॉट कोऑपरेट विद सेंट्रल बैंक इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। फिर तो डायरेक्ट एक्शन लेगा। बेटा चल, बहुत देर हो गई, सुबह से तेरी मम्मी बुला रही है, दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले कह रही है, चल तू नहीं पी रहा, चल इधर आ, दो कान पट्टी पर दिए, चल ठीक है चल अब तो पिएगा। हाँ पापा अब तो पीऊंगा। वही वाली बचपन की याद आ गई नहीं आ गई मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं आया? मम्मी कहती है अरे बेटा आशीष सुनो ना। मैंने कहा मम्मी सुनो ना करती रहती हूँ, मेरा मन नहीं है। और उधर से पापा है, ओए जरा, तो फिर तो मेरे भाई सुननी पड़ेगी। भाई पिताजी ने डायरेक्ट एक्शन कर दिया। इसे व्हाइट शुगर बोलते हैं हम लोग, खंसारी को। वही, हाँ रॉ बोल दो आप इसे। क्लियर हुआ ये? ओके, डायरेक्ट एक्शन बिल्कुल यार। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ ये बताओ? ये मैंने वॉरियर 1 2 3 4 में नहीं पढ़ा है, तो उसके बाद से पढ़ाना स्टार्ट किया है क्वालिटेटिव मेजर्स को। आशा करता हूं यहां तक सारी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सर नेचर कॉल, बेटा होल्ड पे रख दो उसे। ठीक है, होल्ड पे रख दो थोड़ी देर के लिए। अब आ जाओ जरा यहाँ पर रीफाइनेंस फैसिलिटी। तुम्हारे फोन में होल्ड का ऑप्शन आता है ना, होल्ड पे रख दो उसे अभी। रीफाइनेंस फैसिलिटी पे आ जाओ जरा, इसका मतलब समझो। 1 मिनट इसका मतलब समझो, क्योंकि आरबीआई खत्म हो गया ना फिर। हाँ, वेंसडे के बाद आज क्लास ली है बेटा मैंने। रीफाइनेंस फैसिलिटी का मतलब समझो ऐसे। वेंसडे को 30 मिनट क्लास हुई थी, उसके बाद अब क्लास हो रही है। नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। 21 क्लासेस हो जाएंगी आज की मिला के आपकी। अब सुनना जरा ध्यान से। बैंक के पास ना ग्रामीण व्यक्ति लोन लेने के लिए है, चलो पीएसएल वीएसएल तो पूरा हो गया, लोन ही नहीं मिल रहा। कोई हाउसिंग के लिए लोन लेने आ रहा है, लोन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई एमएसएमई के लिए लोन लेने आ रहा है, बैंक दे ही नहीं रहे यार, बैंक लोन ही नहीं दे रहे। उनको पता है वापस नहीं आए, फिर क्या करें बताओ मेरे भाई? बैंक लोन नहीं दे रहे, बताओ ना क्या करें यार, बैंक लोन ही नहीं देते। क्या करें बताओ भाई? भाई बैंक लोन ही नहीं दे रहे, क्या करें? अब ऐसे में क्या है कि आरबीआई कहता है एक काम करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि इन बैंक को बोलो कि ये फाइनेंसिंग करें सेक्टर में।
इस सेक्टर में स्पेशली उन सेक्टर्स की बात की जा रही है, इस सेक्टर में फाइनेंसिंग, इसका कॉज बता रहा हूं, रीजन क्या होता है, ठीक है। अब इन सेक्टर में फाइनेंसिंग करें और ये जो पैसा है, जो ये पैसा है, इसके अगेंस्ट में पैसा हमसे तुम रीफाइनेंस करा लो। क्या करो? रीफाइनेंस करा लो, रीफाइनेंस करा लो। रीफाइनेंस होगा क्या? जब आरबीआई इस तरीके की फैसिलिटी देगा तो आरबीआई बैंक को, अब बैंक क्या कह रहे हैं कि चलो पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमें मिल भी कहां से रहा है? आरबीआई से। असल में क्या है कि आरबीआई में किस किस का आरबीआई में अकाउंट है, जैसे मेरा आरबीआई में एक अकाउंट है, मैंने सेविंग अकाउंट आरबीआई में अपना ओपन करा रखा है, ठीक है। ऐसे कितने कितने व्यक्ति जिन्होंने आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन करा लिया, अभी सर्कुलर आया था कुछ दिन पहले, उसकी विंडो ओपन हुई थी, कितनों ने अकाउंट ओपन कराया था अपना आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? अकाउंट नहीं खुलता यार, अकाउंट नहीं खुलता, मतलब आरबीआई से जनरल पब्लिक डील नहीं करती, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। मतलब मेरा अकाउंट नहीं है मेरे भाई, वो मजाक की बात नहीं, जनरल पब्लिक डील नहीं करती। आप वहां पर भाई, इट इज अ रेगुलेटिंग बॉडी, ओके, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर रही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि चैन को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ये पैसा किसको देगी? नाबार्ड को देगी। अब ये नाबार्ड को रीफाइनेंसिंग कर रही है, भाई नाबार्ड किसको दे रहा है? आरआरबी को दे रहा है। अब ये नाबार्ड आरआरबी को दे रहा है, तो ये नाबार्ड को रीफाइनेंसिंग का काम कर रही है, और नाबार्ड भी यहां पर रीफाइनेंसिंग का काम कर रहा है। कैसे? कि आरआरबी कस्टमर को दे रहा है और नाबार्ड यहां पर रीफाइनेंसिंग का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये है कि स्पेसिफिक सेक्टर, जैसे जस्ट लाइक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की बात करें, अब बहुत सारे लोग क्या है, एक्सपोर्ट के लिए उधार नहीं दे रहे हैं। अब आरबीआई क्या कहता है कि यार एक्सपोर्ट के लिए उधार दो, अब बैंक कह रहे हैं नहीं दे सकते हम, भाई हम पे इतना पैसा नहीं है, नहीं हम दे रहे उधार, ठीक है, यहां से लौट कर आए। तो बैंक फिर क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंक्स को यहां पर पैसा देता है कि चलिए अब आप यहां पर एक्सपोर्ट के लिए पैसा उधार दीजिए। तो बैंक्स को क्या कहता है कि तुम जो उधार दे रहे हो उसकी रीफाइनेंसिंग हमसे करा लो। रीफाइनेंसिंग नाबार्ड भी कर रहा है, रीफाइनेंसिंग आरबीआई भी कर रहा है, आरबीआई भी रीफाइनेंसिंग करता है, नाबार्ड भी रीफाइनेंसिंग करता है, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस फैसिलिटी टू बैंक्स अंडर, देखो बैंक्स को देख रहे हो, ये बैंक्स को दे रहा है पैसा, ये कस्टमर को थोड़ी दे रहा है, ये बैंक्स को तो दे रहा है यार। ये सिडबी को दे दिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने पैसा दिया। अब जब आरबीआई ने सिडबी को पैसा दिया तो सिडबी आगे दे रहा है ना मेरे भाई, सिडबी आगे पैसा दे रहा है। किस एवज में पैसा दे रहा है? कि ये जो पैसा दे रहा है इसकी रीफाइनेंसिंग आरबीआई कर देगा उसको। देखो मुद्रा जो मैंने पढ़ा था, मुद्रा, तुम्हें मुद्रा याद आ रहा है? मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट, वहां पर वर्ड यूज किया गया था रीफाइनेंसिंग एजेंसी, वर्ड यूज किया गया था रीफाइनेंसिंग एजेंसी, याद आ रहा है? रीफाइनेंसिंग। मुद्रा डायरेक्ट लोन दे रहा था क्या? ए भाई, ए भाई सुनना, बताना भाई, मुद्रा लोन दे रहा था कि नहीं दे रहा था? ए भाई सुनना, मुद्रा लोन दे रहा था कि नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था। सिडबी क्यों दे रहा था भाई? मुद्रा लोन दे रहा था कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा था। मुद्रा क्या कर रहा है? रीफाइनेंसिंग का काम कर रहा है, वो बैंक को पैसा पहुंचा रहा है, बैंक को पैसा पहुंचा रहा है, बैंक आगे मेरे भाई मुद्रा लोन दे रहे हैं, तो रीफाइनेंसिंग का काम मुद्रा भी कर रहा है, ओके। तो आरबीआई यहां पर, हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो आरबीआई वाला रीफाइनेंस पढ़ रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये एक प्रकार का रीफाइनेंसिंग है, ओके। एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंस फैसिलिटी टू बैंक्स अंडर 17A ऑफ आरबीआई एक्ट 1984 इन ऑर्डर टू इनकरेज, देखो शब्द कितना बढ़िया लिखा है, प्यारा है यहां पर, टू इनकरेज बैंक्स टू एक्सटेंड मोर लिबरल एक्सपोर्ट क्रेडिट। मतलब ये जो एक्सपोर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल आशीष गौतम हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ क्लास इन यूएसए, ओके। तुम्हें पता है बीच में मैंने कि मेरे पास अभी कॉल आया था यूएस प्रेसिडेंट साहब का, मेरे से कह रहे थे कि आशीष तेरे जो लेक्चर्स है उनको हम अपने यूएसए में भी रन कराना चाहते हैं। मैंने कहा माय गॉड क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाइट हाउस से मैं क्लासेस लिया करूंगा। तो मेरे भाई ऐसा उनसे डिसाइड हुआ। अब मैं अपने व्यापार को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी क्लासेस को, मतलब मैं अपने बिजनेस को दोस्त और बड़ा बनाना चाह रहा हूं, यहां से मैं और अपनी चीजें एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब एक्सपोर्ट मुझे चाहिए तो उसको लिबरल एक्सपोर्ट मतलब होता है सस्ती दर पर एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराना। तो बैंक्स को इनकरेज किया जा रहा है कि बेटा सुनना, ठीक है बेटा सुनना। अब जैसे अनिल सर का मेरे पास फोन आया, अनिल सर से मेरी बात हुई, अनिल सर ने कहा आशीष तेरे वॉरियर बैच में 4,000 एडमिशन हुए, 5,000 एडमिशन हो गए, तो तेरा 1,000 तो इसकी फीस है, तेरा 50 लाख बनता है यहाँ पर पूरे बैच का, मैं तेरे को 20% 10 लाख तो देता हूँ, एक काम कर अगर तेरे 5,000 एडमिशन हो जाते तो मेरे को 30% दूंगा, मतलब 15 लाख डिसाइड कर दिया। तो वो मुझे इंकरेज कर रहे हैं किस चीज के लिए? कि मैं इसमें एडमिशन 5,000 कराऊं, जो 4,000 एडमिशन हो रहे हैं उन एडमिशन को मैं 5,000 में कन्वर्ट करूं, 5,000 में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें मेरा फायदा हो रहा है मेरे भाई, ओके।
क्लियर हुआ? तो दोस्त ये समझो, तो यहां पर क्या है कि इनकरेज बैंक्स टू एक्सटेंड मोर लिबरल एक्सपोर्ट क्रेडिट। समझ में आया रीफाइनेंस का मतलब? एक्सपोर्ट मतलब मेरे भाई, एक्सपोर्ट का मतलब विदेशों में बेचना। ओके, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विद अदर कंट्री, उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों आता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है आउटसाइड इंट्री या कुछ बेचना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो रीफाइनेंस फैसिलिटी का ये अभी का एग्जांपल है, हाल फिलहाल का। आरबीआई अनाउंस स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी अमाउंटिंग टू 50,000 करोड़ टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें नाबार्ड को भी पैसा दिया गया 50,000 करोड़ में से, सिडबी को भी दिया गया, एनएचबी को। अब एनएचबी रीफाइनेंसिंग किसके लिए करेगा? हाउसिंग के लिए। ओके, सिडबी किसके लिए करेगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, और नाबार्ड किसको देगा? ये तो आरआरबीज को पैसा देगा, रूरल के लिए देगा। तो ये रीफाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं। अब समझ में आया? हमारा मॉनेटरी पॉलिसी हुआ डन। अब इससे रिलेटेड अपडेशन हम लोग देखते रहेंगे, वो मैं तुम्हें कराता रहूंगा। अपडेशन बहुत जरूरी है, ये मैं तुम्हें कराता रहूंगा। ओके, हमारे मेन मेन टॉपिक जो होते हैं वो बहुत कवर हुए हैं। अब इन्फ्लेशन करेंगे, बजट करेंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड। तो इन्फ्लेशन की दो क्लास, बजट की दो क्लास इस वीक, इस महीने में ये खत्म हो जाएंगे हमारे। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये मानकर चलो जुलाई के मिड आते आते ऑलमोस्ट अपना कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर हुआ? आप लोग रिकॉर्डेड सेशन देखोगे, फिर बेसिल नॉर्म से एनपीए है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, ये तो करेंगे, नेशनल इनकम भी करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये आज के लिए हम लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना इन्फ्लेशन पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, गाना सुना दीजिए। हाँ बेटा, यूट्यूब पे जाना, जितने भी सिंगर है उनको मैंने वॉइस मैंने दी है, वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं। वो कुट्टी मोहब्बत की, उसमें भी मैंने ही गाया था, उसे सुन लेना, तुम्हें फील मेरा ही आएगा। ओके, टेंशन मत लो। यो यो हनी सिंह वो वाला भी फिर फेंक दी। ये फेंकू नहीं तो क्या करूं, एक बात बता। जब मेरे से कोई पूछ रहा है एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, तो मैं क्या करूंगा बता भाई? है? फेंकू नहीं तो क्या करूं? ऐसा खून पीते हो स्ट्रॉ लगा के, तो आदमी करेगा क्या? पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक ऐसे। अब एक एक का तो सवाल आया, चलो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, रिलेशनशिप है, खराब हुई, ब्रेकअप हुआ है, कि सर मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे बताइए मैं इसका सॉल्व। भाई मैं कोई बाबा बाबा हूँ क्या? मैं कोई विद्या लेके बैठा हुआ? हाँ बेटा आओ, कृपा बरसेगी। अरे भाई, भाई समझ के तुमको बोल देते तो तुम तो यार गले लगा लेते हो। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब खुश रहा करो। देखो अब तुम कितने अच्छे लग रहे हो यहाँ पर मुस्कुराते हुए। जिंदगी में गम बहुत है, तुम्हारी में नहीं, मेरी में भी बहुत गम है। ठीक है, मानसिक तौर पर यहाँ से इतना ज्यादा टेंशन में रहता हूँ, बट फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ खुश रहूं, खुश रहूं, खुश रहूं। एक खुश रहने के लिए भी सोचना पड़ता है, लेकिन खुश रहा करो। लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, खुशी खुशी खुशी, और कुछ नहीं। ओके, लव गुरु हो आप। वाह मेरे भाई वाह, टाइटल और बढ़िया नहीं मिला तेरे को। ठीक है, चल ठीक है। चलो अब जाते हैं मेरे दोस्त, कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास इन्फ्लेशन की होगी, जितना भी आपका बचा कुचा उसे कंप्लीट कर लो बैठ के। ओके, राधे राधे दोस्तों।